यूपी सरकार ने एक नए पाठ्यक्रम में नया इतिहास जोड़ दिया है वीर सावरकर को लेकर। आइए जानते हैं कि ये जो पाठ्यक्रम जोड़ा गया है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वैभव त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। वैभव जी, जिस तरीके से भाजपा सरकार और योगी सरकार ने ये नए पाठ्यक्रम जोड़े हैं यूपी बोर्ड में, इससे क्या लगता है कि क्या दिखलाना चाहती है सरकार? देखिए, ऐसा है कि सरकार के पास कुछ गिनाने को बताने को नहीं है कि सरकार ने क्या किया। तो सरकार हमेशा बात को बतंगड़ की तरह पेश करती है। सावरकर का इतिहास सभी जानते हैं। सावरकर माफ़ी मांगकर जेल से बाहर आए थे और माफ़ी मांगकर जेल से बाहर आए और वो हमेशा कट्टरता के प्रतीक रहे। हिंदुत्व की बात करने वाले थे, लेकिन मुस्लिमों के प्रति बड़ा मन में द्वेष था। और वो हिंदू मुस्लिम जब पूरा देश एक होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो सावरकर उस समय हिंदू मुस्लिम विवाद करा के देश को बांट रहे थे। सावरकर की ही थ्योरी थी कि इस देश में दो देश रहते हैं, एक हिंदू राष्ट्र रहता है, एक मुस्लिम राष्ट्र। तो ये जो सरकार कर रही है ये घृणित मानसिकता का परिचायक है और सरकार चालबाजी कर रही है। चालबाजी ऐसे कह रहे हैं कि सरकार कह रही है 50 महापुरुषों को पढ़ाया जाएगा। अब उस 50 महापुरुषों में चोरी से एक ऐसे व्यक्ति जिसका ना आज़ादी के योगदान में कोई लड़ाई में कोई योगदान है, ना ही देश के लिए कभी कोई रचनात्मक कार्य किया है, सृजनात्मक कार्य किया है, उस व्यक्ति को महान बताने की कोशिश हो रही है। महात्मा गांधी, महामना मदन मोहन मालवीय, अंबेडकर जी, इन लोगों के बीच सरकार चोरी से सावरकर जैसे व्यक्ति को घुसाकर महिमा मंडन करने का प्रयास कर रही है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले उन लाखों लोग जो जेल में यातनाएं सहे, जो शहीद हो गए, उन सब का अपमान है। ये अपमान है उस शहीद आजम भगत सिंह का भी, जिनको कहा गया था अंग्रेज़ों की द्वारा कि अगर आप लिखित माफ़ी मांग लो तो हम आपकी फांसी माफ़ कर देंगे। और शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि ना मैं माफ़ी मांगूंगा, ना मेरे परिवार का कोई माफ़ी मांगेगा और ना ही मेरी तरफ से कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके चाचा जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो उन्होंने अपने चाचा चौधरी सरदार अजीत सिंह से कहा था कि आप भी नहीं मांगेंगे और ना ही हमारे लिए कांग्रेस मांगेगी माफ़ी। मैं फिर जन्म लूँगा और दोबारा फिर से लड़ूंगा और देश की आज़ादी तक अंग्रेज़ों से लड़ता रहूँगा। तो ये सावरकर को उस पाठ्यक्रम में शामिल करके उस शहीद आजम भगत सिंह को भी अपमानित किया जा रहा है। अब देश और समाज को ये सोचना होगा कि वो माफ़ी न मांगकर फांसी पर चढ़ने वाले भगत सिंह के साथ खड़ा है या फिर माफ़ी मांगकर हिंदू मुस्लिम दंगे, अंग्रेज़ों के लिए मुखबिरी करना और कांग्रेस और क्रांतिकारियों की मुखबिरी के बदले 60 रुपये महीना लेने वाले सावरकर के साथ खड़ी है। हमको ये देखना होगा कि भगत सिंह ने जहां माफ़ी न मांगकर देश की आज़ादी के लिए फांसी चढ़ना मंजूर किया, वहीं एक व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों के लिए, पैसों के लिए बार बार गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगा। 9 बार उन्होंने माफ़ी मांगा और 9 बार माफ़ी मांगने के उपरांत जब बाहर आए तो इनको अंग्रेज़ों ने 1 साल रत्नागिरी में नज़रबंद रखा। टेस्ट कर रहे थे कि ये हमारे काम लायक है कि नहीं, और उसके बाद इनको 60 रुपये देते थे। 60 रुपये तब इनको मिलते थे जब कलेक्टर की तनख्वाह 8 या 10 रुपये होती थी। अब आप भाजपा वालों को तो ये बताना चाहिए कि जो 60 रुपये महीने इनको मिलते थे वो किस बात के मिलते थे। जो भाजपाई ये कहते हैं कि ये समाज सुधारक थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो मूर्ख हैं। सावरकर कभी स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए कंकड़ तक नहीं किसी अंग्रेज़ को मारे और सावरकर ने निजी स्वार्थों के लिए
लड़ाई लड़ी या मुखबिरी की, तो वो निजी स्वार्थी था और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते थे। सावरकर का एक पत्र मैंने देखा था, सावरकर ने यहाँ तक कहा महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखकर कि जब आपके हाथ से भारत की बागडोर छूट ही रही है और भारत आज़ाद होने वाला है, तो आपको भारत की बागडोर नेपाल नरेश को दे देनी चाहिए। इससे परोक्ष रूप से भारत की सत्ता आपके हाथ में रहेगी। इस घृणित मानसिकता के व्यक्ति को हम महान बताने के लिए भाजपा के इस कदम को भर्त्सना करते हैं और ये शहीदों का अपमान है। सावरकर को महापुरुष कहना भगत सिंह के बलिदान को अपमानित करने जैसा है, जिसके लिए योगी सरकार को और मोदी सरकार को जनता सबक सिखाएगी, ये मेरा मानना है। अपने चुनाव में, अपने मैनिफेस्टो में 2022 में उन्हें रखा था, इसलिए तो लगता है कि कई हैं लोग। देखिए, मैनिफेस्टो की अगर इनको चिंता होती, मैनिफेस्टो में अगर उन्होंने ये कहा था कि नहीं सावरकर को पाठ्यक्रम में रखेंगे, तो मैनिफेस्टो में तो 2 करोड़ रोज़गार भी कहा था। मैनिफेस्टो में 100 दिन में महंगाई कम करने को कहा था। मैनिफेस्टो में किसानों की आय दोगुनी कहने को कहा था। मैनिफेस्टो में किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी की बात कही थी। मैनिफेस्टो में बहुत कुछ कहा था, कुछ भी पूरा नहीं किया। मैनिफेस्टो में इसी यूपी के चुनाव में किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात कही थी, नहीं दे रहे हैं। तो ये झूठा प्रपंच है, चूँकि ये हर मुद्दे पे फेल हैं। ना रोज़गार दे पाए हैं, ना महंगाई कंट्रोल कर पाए हैं, ना ही किसानों को सहूलियत दे पाए हैं, ना ही युवाओं को रोज़गार दे पाए हैं। युवा भी परेशान है, किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, मज़दूर भी परेशान है, महिला परेशान है। महिला उत्पीड़न के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, देश में भ्रष्टाचार भयंकर बढ़ता जा रहा है। इन सारी चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए इनके पास सिर्फ यही 2-4 विवादित मुद्दे हैं। हिंदू मुस्लिम है, पाकिस्तान बांग्लादेश है, जबकि अब तो बांग्लादेश का ये नाम नहीं लेते, क्योंकि बांग्लादेश भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें बांग्लादेश भारत से आगे है, तो अब बांग्लादेश का नाम नहीं लेते हैं। तो ये वादों से नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वो अमीरों के लिए काम करने वाले हैं। गरीबों की कोई सुध नहीं है। गरीबों से बेहिसाब टैक्स वसूली हो रहा है। पेट्रोल 60 रुपये का 100 रुपये हो गया, डीजल 60 रुपये का 90 रुपये हो गया। इन चीज़ों को गैस 400 रुपये का 1200 रुपये हो गया। इन बातों से ध्यान भटकाना है, बेमतलब के मुद्दों को ले आके विवाद खड़ा करना है। लेकिन जनता इस बात को जान गई है, समझ गई है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं और जनता के लिए कोई काम नहीं करते। इस वजह से कल गठबंधन की बैठक हुई थी और देश अब एकजुट हो रहा है। हर गरीब, किसान, युवा, मजदूर एकजुट हो रहा है और सभी राजनीतिक दल भी एकजुट हो रहे हैं और इनको 2024 में सत्ता से बेदखल करेंगे और उत्तर प्रदेश की ये जो हिटलरशाही सरकार है ये भी 27 में विदा हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैभव त्रिपाठी जी थे जो अपनी बातें, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश भी डाले हैं। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।